नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 जून और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। अगर किसी को जुड़ना हो दिए गए डायरेक्ट जाके वहाँ से एक्सेस करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, संस्थान का नंबर है, जिनको टेस्ट देना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो या कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है चक्रवात निसर्ग। आप लोग टीवी में भी देख रहे होंगे, तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा ही देता हूँ। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। सभी को पता ही है, ये जारी की है। भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हाल ही में अरब सागर में भारत के मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अवदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है। चक्रवात वर्तमान में उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है। तो 3 जून आज ही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए फिगर में दिख ही रहा होगा आप लोगों को। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इन क्षेत्रों में तेज हवाओं, जिन्हें गेल विंड जिसे कहा जाता है, सॉरी गोल मैंने बोल दिया, गेल विंड भी कहा जाता है, की चेतावनी जारी की है। गेल विंड की गति 34 से लेकर 47 नॉट मील के बीच होती है, जिसमें 1 नॉट मील जो होता है 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बताने का पूरा कोशिश किया गया है कि जो चक्रवात आया है, चक्रवात निसर्ग, तो चक्रवात जो निसर्ग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं, महाराष्ट्र तथा गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हाल ही में अरब सागर में भारत के मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अवदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है। चक्रवात वर्तमान में उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है। और ये गोल्ड विंड कहा जाता है, यही मैंने बताया कि IMD ने इन तेज हवाओं को, जिन्हें गोल्ड विंड भी कहा जाता है, की चेतावनी जारी की है। गोल्ड विंड की जो गति है 34 से लेकर 47 नॉट के बीच होती है और 1 नॉट जो होता है 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के प्रकार। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं DNA देता हूँ उसको बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि चैप्टर तो रिपीट होते रहते हैं, मतलब टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। जैसे भारतीय मौसम विभाग, इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए फिर पढ़ लेते हैं। IMD द्वारा मौसम से संबंधित चेतावनी के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट को जारी किया जाता है। इस अलर्ट को मौसम के खराब होने की तीव्रता के आधार पर जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेड अलर्ट क्या है। जब हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस प्रकार की चेतावनी जारी करने का आधार एकमात्र वायु की गति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। कितना से अधिक होना चाहिए? 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ऑरेंज अलर्ट किसे कहते हैं? जब चक्रवात में वायु की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 15 से 33 मिलीमीटर तक तीव्र बारिश होने की संभावना रहती है, तब ऑरेंज अलर्ट होता है। येलो अलर्ट कब होता है, देख लेते हैं। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट का प्रयोग सामान्यतः लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र के आपदा से प्रभावित होने की बहुत कम संभावना होती है। एक नोट भी दिया गया है कि येलो वार्निंग तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है। ग्रीन अलर्ट की बात करते हैं। मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट सामान्यतः तब जारी किया जाता है जब संबंधित क्षेत्र को आपदा से कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, तब ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या है। पहले भी बताया, जैसे मैंने कहा
कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आईएमडी माने भारतीय मौसम विभाग के 6 प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जो क्रमशः चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, नागपुर में और दिल्ली में है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आज का पहला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चक्रवात निसर्ग, इसके पहले अम्फान चक्रवात भी पढ़ाया था मैंने आपको, पूरा का पूरा बता दिया हूँ। निसर्ग के बारे में कहाँ आने वाला है, कौन कौन से रेड अलर्ट जारी किए गए हैं, किस सागर के आसपास पड़ते हैं, सबको पता ही होगा। वैसे चक्रवात वर्तमान में कहाँ कहाँ कैसे है और 3 जून तक कहाँ जाएगा सब बता दिया हूँ मैंने आपको। ठीक है, और इसे गेल विंड कहा जाता है, चेतावनी जारी करता है। गेल विंड की कितने नॉट मील के बीच होती है, कितने से कितने के बीच होती है, और 1 नॉट मील कितने किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, ये भी बता दिया हूँ। चक्रवात के प्रकार भी मैंने बता दिया है कि इसको 4 प्रकार से बांटा जाता है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट। ठीक है, रेड का बता दिया है 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो रेड होता है, ऑरेंज होता है 65 से 75 तब ऑरेंज होता है, येलो होता है तो सामान्यतः लोगों को अलर्ट सामान्यतः लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है, यही बताया मैंने आपको। और येलो वार्निंग तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है, यही बताया गया है। ग्रीन अलर्ट बताया गया कि मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट सामान्यतः तब जारी की जाती है जब संबंधित क्षेत्र को आपदा से कोई खतरा नहीं होती है, यही बताया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया कि स्थापना कब हुई थी, क्या कब इसका विश्व मौसम विज्ञान विभाग संगठन का सदस्य बना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आया, ये भी बताया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भविष्यवाणी प्रेषण करना और क्या काम है, शोध करना, ये सब बताया। मुख्यालय कहाँ पे, ये भी बताया। और इसके 6 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं, ये पूरा का पूरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जीवन भर काम देगा। जब तक है 6 तब तक तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा पहला टॉपिक। अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखते हैं क्या है ये। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों यानी स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही कर देता है तो उन्हें 7% वार्षिक की ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रत्यक्ष अंतरण डीबीटी के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह योजना मार्च 2022 से लागू होगी। ठीक है, तो योजना सरकार के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और योजना कब स्टार्ट होगा, मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ठीक है, 2022 तक लागू रहेगी। पहली बार है जब सूक्ष्म वित्त संस्थानों अर्थात माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसे एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप या सज्जी बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीबी आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या लाभ होगा ये भी बता देता हूँ। इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इस योजना को विशेष रूप से छोटे दुकानदारों अर्थात ठेले और रेहड़ी पटरी वाले के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों कोविड-19 का प्रभावित होने वाले अपने व्यापार को पुनः शुरू कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत ऋण चुकाने के लिए डिजिटल भुगतान करने वाले लाभार्थियों को हर माह कैशबैक प्रदान कर उन्हें अधिक से अधिक डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून माह में पूरे देश में राज्य सरकारों, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, शहरी स्थानीय निकायों, सूक्ष्म एवं लघु
उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट और अन्य हितधारकों के सहयोग से क्षमता विकास और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा दूसरा जो मैंने बताया आपको पूरा डिटेल ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना आया है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये बताया गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय। और क्या काम होगा इसका, तो छोटे जो दुकानदार होंगे और फेरी वाले होंगे अर्थात स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वेले लगाते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स सड़कों पे रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की जाएगी। और कितना पैसा मिलेगा, इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी जमानत नहीं रखना पड़ेगा उनको। इस योजना के तहत प्राप्त पूंजी को चुकाने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा और विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, जैसे EMI होता है वैसे ही ये भी कर सकेंगे मासिक किस्त के माध्यम। इस योजना के साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले कर देते हैं, अर्थात 1 साल जो समय है समय से कर दें या निर्धारित तिथि से पहले कर दें, तो उन्हें 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो DBT के माध्यम से अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जो होगी कब से स्टार्ट होगी, जुलाई माह से शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और कब तक होगा ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ठीक है, इस नोट में भी बताया गया है कुछ कि यह पहली बार है जब सूक्ष्म वित्त संस्थानों अर्थात माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, और बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीबी आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये पूरा डिटेल मैंने बताया आपको। लाभ क्या क्या होगा ये भी देख लीजिए, मैंने बताया है, दोबारा रिपीट फिर से इसलिए कर रहा हूँ कि इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, डायरेक्ट लाभ होगा। इस योजना को विशेष रूप से छोटे दुकानदारों अर्थात ठेला और रेहड़ी पटरी वाले के लिए तैयार किया गया है और इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारी कोविड-19 कारण प्रभावित हुए अपने व्यापार को पुनः शुरू कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। इसके तहत ऋण चुकाने वाले के लिए डिजिटल भुगतान करने वाले लाभार्थियों को हर माह कैशबैक भी प्रदान कर उन्हें अधिक से अधिक डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और ये भी देख लीजिएगा लास्ट वाला जो लाइन मैंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून माह में पूरे देश में राज्य सरकारों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, के राज्य कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और शहरी स्थानीय निकायों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट और अन्य हितधारकों के सहयोग से क्षमता और विकास और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ये रहा दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया है। 2 बार रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि जिन लोगों को कंफर्म ना हो दोबारा कंफर्म कर लें अपनी बातों से, मतलब मेरी बातों से। ठीक है, तीसरा है चैंपियंस पोर्टल। इसके पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर कुछ इसमें था बताने के लिए मैंने फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जून 2020 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEज की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु चैंपियंस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना फिगर, देखिए, चैंपियंस आवर स्मॉल हैंड टू मेक योर लार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेज। ठीक है, देखिए फोटो दिया गया है, मंत्री जी का नाम देख लीजिएगा आप लोग। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना और प्रौद्योगिकी संचार उपकरणों के अलावा इस प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और जैसी नवीन तकनीकी से भी जोड़ा गया है। इस प्रणाली के तहत हब और स्पोक मॉडल
हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर नियंत्रण कक्षों के एक तंत्र की स्थापना की गई है। इसके तहत किसी पहिए की धुरी की तरह इस प्रणाली का केंद्र की राजधानी दिल्ली में स्थित है। विभिन्न राज्यों में स्थित एमएसएमई मंत्रालय के अलग अलग कार्यालय और संस्थानों में इसका नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में इस प्रणाली के तहत 66 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये चैंपियंस पोर्टल के बारे में पूरा बता दिया मैंने आपको कि 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु चैंपियंस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे एनआईसी कहते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेश तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आईसीटी उपकरणों के अलावा इस प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग जैसी नवीन तकनीकों से भी जोड़ा गया है। इस प्रणाली के तहत हब और स्पोक मॉडल के आधार पर नियंत्रण कक्षों के एक तंत्र की स्थापना की गई है। इसके तहत किसी पहिए की धुरी की तरह इस प्रणाली का केंद्र राजधानी दिल्ली में स्थित है। विभिन्न राज्यों में स्थित एमएसएमई मंत्रालय के अलग अलग कार्यालय और संस्थानों में इसके नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में इस प्रणाली के तहत 66 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने वाले एमएसएमई क्षेत्रों के उद्यमों की सहायता करना है, ये उद्देश्य है। साथ ही इस पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमईज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में सहयोग करना है। अब हम बात करते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां तो सभी जगह, इनकी भी चुनौती देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में सक्रिय एमएसएमई क्षेत्रों के श्रेणी के उद्यमों की निगरानी करने, उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें निवारण करने हेतु एक सक्रिय तंत्र का अभाव रहा है। एमएसएमई श्रेणी के अधिकांश उद्यमों का पंजीकरण भी नहीं किया गया है, जिससे उनकी चुनौतियों की पहचान करना, उन्हें समय पर सहायता पहुंचाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे आईएफसी कहते हैं, द्वारा वर्ष 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमईज को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से उनकी आवश्यकता का 1/3 ऋण ही प्राप्त हो पाता है, जबकि बैंकों द्वारा यह ऋण बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से न जुड़े होने के कारण अधिकांश एमएसएमईज को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अब इसका बेनिफिट देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार के अनुसार यह प्रणाली एमएसएमईज की आर्थिक, श्रमिक और कच्चे माल और नियमित अनुमति से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी। यह पोर्टल एमएसएमईज को उनकी क्षमता की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा। यह पोर्टल एमएसएमईज को बाजार में उपलब्ध नए अवसरों की पहचान करने, उसके उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी आपूर्ति करने में सहयोग करेगा। जैसे वर्तमान में चिकित्सीय उपकरण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की मांग आदि जैसे बढ़ी है, वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी आपूर्ति करने में सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये रहा तीसरा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप देख रहे हैं सरकार पूरा एमएसएमई पर पूरा जोर लगा के बैठी हुई है। पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, कहाँ उसका सेंटर है, कैसे कैसे क्या होगा, कितने राज्यों में किया गया है, सब बता दिया हूँ। ध्यान से सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए चौथा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा विपणन वर्ष 2021 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जिसे एमएसपी कहते हैं, में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। बजट 2018-19 में एमएसपी को बढ़ाकर भारतीय औसत उत्पादन लागत, जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी का कम से कम 1.5 गुना निर्धारित करने की घोषणा की गई थी। सीसीईए अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अर्थात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के 3 लाख रुपए तक के मानक अल्पकालिक ऋणों स्टैंडर्ड सब टर्म के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एमएसपी आखिर है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या है ये मैंडेट क्रॉप, आखिर है क्या।
सरकार द्वारा 22 मैंडेट क्रॉप अर्थात अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा करती है। अधिष्ट अर्थात मैंडेट क्रॉप फसलों में 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसल है और 2 अन्य वाणिज्यिक फसल शामिल है। सरकार इस सूची में समय समय पर वृद्धि भी करती है, यानी टोटल 22 है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 22 में जिसमें 14 खरीफ की फसल है, 6 रबी की फसल है और 2 अन्य वाणिज्यिक फसल भी शामिल हैं। ये देखिए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के किसानों के हित में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। 2020 और 21 के विपणन मौसम के सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। तो देखते हैं, जब दी है मंजूरी तो हम भी पढ़ेंगे मंजूरी के बारे में। किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु 2020 और 21 विपणन मौसम की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी। अब ये देखिए फसल धान, सामान्य धान, और अक्सर यूपीपीसीएस में तो ये उठा के पूछ भी देता है, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है इससे स्टेट पीसीएस में, और यूपीएससी में भी हो सकता है पूछ दे। जब किसान है, मजदूर है, छोटे कारोबारी हैं, आजकल तो सब हॉट टॉपिक तो पता ही नहीं चल रहा है टॉपिक मेन। पहले तो गेस भी करना आसान, तब तो बहुत कठिन हो गया है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं धान, सामान्य धान जो एमएसपी जो था, आप देखेंगे कि 2019 और 20 में 1815 था, 20 और 21 में देखिए 1868 कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें ठीक है, और देखिए अगर उत्पादन लागत की अगर बात की जाए, अर्थात उत्पादन लागत कितना पड़ेगा किसान का, तो 1245 रुपये पड़ेगा। तो सीधे के सीधे इसमें देख रहे हैं, अब मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करवाऊँ तो किसान को कितना फ़ायदा हो गया, पहले तो ये देख लीजिए। अब धानी का चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे 19 और 20 में था 1815 रुपये, 20 और 21 में 1868 रुपये कर दिया गया, अर्थात सीधे उसको 53 रुपये की वृद्धि हो गई है। एमएसपी में वृद्धि कितना हुआ, 53 रुपये, 68 में से 15 जाएगा तो 53 होता है। सी सेट भी पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि किसान का कितना लगा, 1245 रुपया, तो कितने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसको 50% का सीधे प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया, 1245 गुणे 100 बटा 1868 करेंगे, 50% आपका निकल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 1245 अर्थात 600, 1800 तो वैसे ही हो गया, और 45 के आधा हो गया 22 दूना 44, तो 45 और 22 आपका वैसे 67-68 हो गया। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश किया गया है। ऐसे धान ग्रेड ए देखिए 2019 और 20 में कितना था आपका, 1835 है, अब हो गया 1888 रुपये हो गया है। देखिए एमएसपी में वृद्धि कितनी हुई है, 53 में हुई है। ज्वार हाइब्रिड का देखिए 2550 था आपका 2019 और 20 में, अब हो गया है 2620 हो गया है। उत्पादन की लागत कितना था, 1746 था, कितनी की वृद्धि हुई है, 70 रुपये का हुआ है। अरे 25-50 से देखिए 26-20 तो 70 रुपये ही तो हुआ, कितने परसेंटेज का हुआ है, 50% का हुआ है। इससे इसका कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे तो ठीक है। ज्वार मालदंडी जो है 2570 का था 19-20 में, अब हो गया 20 और 21 में कितना हो गया, 2640 हो गया। और अगर ये देखा जाए एमएसपी में वृद्धि कितना हो गया, 70 रुपया हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। बाजरा देखिए 2000 था 19-20 में, अब हो गया 2150 रुपया। उत्पादन लगा था 1175 था, कितने की एमएसपी वृद्धि हुई है, 150 रुपये की हुई है। और लाभ प्रतिशत में अगर बात करूँ तो हुआ है 83। रागी की बात करूँ तो 3150 है 19-20 में, और यह है 3295 20-21 में। उत्पादन लागत है 2194 रुपया ही आ रहा है, और एमएसपी में वृद्धि हुई है 145% की और 50% की, वैसे 145 रुपये की वृद्धि हुई है और 50% की वास्तविक वृद्धि हुई है। ऐसे ही रागी का है, मक्का का है, तूर का है, मूंग का है, उड़द का है, मूंगफली का है, सूरजमुखी का है, सोयाबीन का है, तिल का है, राम तिल का है, कपास का है, और कपास मध्य रेशा है, कपास लंबा रेशा है। ये सारा का सारा जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि 50% कितने ऐसे फसल हैं जिनमें 50% किया गया है। तो टोटल आप देखेंगे तो मैं गिन के ही बता देता हूँ आप लोगों को। टोटल इसमें 10 फसल ऐसे मिल जाएंगे जिनके 50% की वृद्धि, लागत पर लाभ हुआ है 50%। ठीक है, लागत पर लाभ का मतलब ही कहने का सिंपल भाषा में यही है कि मान लीजिए 1245 रुपये में हम कोई सामान बना रहे हैं और सरकार हमारा सामान जो है 1868 रुपये में खरीद रही है, अर्थात हम जितना लागत लगाए हैं उससे हमको 50% एक्स्ट्रा पैसा सरकार हमको देगी। 1245 में 50% जब जोड़ेंगे तो 1245 का आधा जो होता है वो 622 रुपया होता है। तो 1245 और 622 जोड़ेंगे, 622 रुपया समथिंग पैसा, तो 1868 रुपये आपका आ जाएगा। वही लागत की बात यहाँ पे की जा रही है।
और ये जो दिया है 53 रुपया जो कहा जा रहा है वो प्रीवियस और वर्तमान के बीच का डिफरेंस बताने के लिए दिखाया गया है कि प्रीवियस 1815 था, वर्तमान में 1868 है, तो कुल मिला के 53 रुपये का इस साल में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप लोग फिगर पढ़ लीजिएगा। आप लोग, मैं एक एक लाइन पढ़ाऊँ ये संभव नहीं है, तो आप लोग जार हाइब्रिड का देख लीजिए, बाजरा का देखिए, रागी का देख लीजिए, और इसमें ये भी पूछ देता है कि किस सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि की गई है, सबसे कम किस में वृद्धि की गई है, किसी किसी में डिफरेंस पूछ लेगा। समझिए एक डीआई की तरह हो सकता है, यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो किसी भी डायमेंशन को हमको नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और है, मैं लिख दिया हूँ। अधिष्ट फसलों में एमएसपी में वृद्धि जो दिया है, उच्चतम प्रतिशत वाला वृद्धि जो हुआ है 83% बाजरा में हुआ है, 64% उड़द में हुआ है, तुर जो है तुर में 58% हुआ है, तुर में 58% हुआ है, एंड मक्का में 53% हुआ है, बाजरा में 83% हुआ है। तो चलिए हम बाजरा को देख लेते हैं। ये देखिए बाजरा में 83% हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। 1175 रुपये उसकी लागत थी, बेचा है 2150 रुपये, तो 83% का फ़ायदा पा गया। पिछले साल इसका था 2000 रुपये लागत, इस साल सरकार देगी 2150 रुपये। लागत था इसका 2175, एमएसपी देगी सरकार इस बार 2150, और कितना बढ़ा पिछले साल के कंपेयर में 150 रुपये। परसेंटेज में देखा जाए तो लागत से इसने 83% एक्स्ट्रा पा गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछ सकता है आप लोग को। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब मैं बता देता हूँ कि एमएसपी का निर्धारण कैसे करते हैं। देश में कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसल प्रक्रिया पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण करते हुए सतत कृषि प्रणालियों को अपनाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय सुरक्षा की दिशा में नीतियों को अपनाना, उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण अर्थात प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के स्थान पर आय केंद्रित दृष्टिकोण अर्थात इनकम फोकस्ड अप्रोच को अपनाना। कितना अच्छा लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण अर्थात प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के स्थान पर आय केंद्रित दृष्टिकोण अर्थात इनकम फोकस्ड अप्रोच को अपनाना। तिलहन, दलहन, मोटे अनाज जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर मांग आपूर्ति के माध्यम से असंतुलन में सुधार करना। क्षेत्र की भूजल स्थिति को ध्यान में रखकर विशिष्ट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट फसलों जैसे मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देना। तो ये सरकार द्वारा सॉरी आप लोग तो देख लीजिए क्वेश्चन, चलिए नहीं देखे होंगे। तो ये सरकार द्वारा जो बताया गया है एमएसपी का महत्व है, इस पूरे महत्व को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, किस किस में वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, सबसे हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट देख लीजिएगा, किस किस में कितना परसेंटेज हुआ है, और एकदम आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, वैसे ही समझ में आ जाएगा। सबसे हाईएस्ट बाजरा में हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा 83% का। ठीक है, 50% कम से कम 10 ऐसे फसल है जिसका 50% हुआ है, जिसमें देखिए धान सामान्य है 50%, ज्वार हाइब्रिड भी 50% हो गया, ये आप देखेंगे रागी भी 50% हो गया, रागी हो गया आपका, मूंग हो गया 50% हो गया, मूंगफली 50% का है, सूरजमुखी 50% का है, सोयाबीन पीला 50% है, तिल 50% है, राम तिल 50% है, कपास 50% है। तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, खास करके बहुत लोग कंफ्यूज नए स्टूडेंट हो जाएंगे, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। 19-20 में आपका 1815 था और 20-21 चल रहा है तो 1868 है। अगर पैसे में मैं बात करूँ तो देखिए 50 रुपया यहाँ पे बढ़ गया, या देखिए 50 कह रहा हूँ, 53 रुपया आपका देखिए अब बढ़ा हुआ है। 68 में से अगर 68 में से देखिए 68 में से देखिए 68 है और 15 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 53 आ गया, वही 1853, वही मतलब 53 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगर एमएसपी में वृद्धि देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो लिखा है लागत पर लाभ जो 50% कैसे हो रहा है, तो इस ऐसे हो रहा है बेटा, इसलिए हो रहा है कि सरकार ने कहा है कि जो लागत जो होगा, उत्पादन का जो लागत होगा किसान का, मान लीजिए 1245 रुपये आया, अब 1245 का तो उसका लागत आया, सरकार उसको खरीदेगी 1868 रुपये में, तो कितना परसेंटेज हुआ, तो 1245 गुणे 100 अब बटा आप कर लेंगे कितना 1868, तो काट पीट के देखेंगे तो 50% आ जाएगा। वैसे भी सिंपल कैलकुलेशन है,
इसका 50% जब ऐड करेंगे तो 1868 आ ही जाएगा। तो थोड़ा भी कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। मुझे लगा बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, नए स्टूडेंट तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, पुराने लोगों को तो आदत हो गई है हर साल का डेटा पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज की महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक बता ही दिया हूँ, चक्रवात निसर्ग। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स सही से नहीं दे रहे हैं आजकल। चक्रवात निसर्ग पूरा डिटेल मैंने बता दिया। मौसम विज्ञान की चेतावनी के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन चारों बताया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया आप लोगों को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी बता दिया, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या क्या पूरा डिटेल मैंने बता दिया, कैसे कैसे फ़ायदा होगा। 10,000 रुपये देंगे, कोई और गिरवी कुछ नहीं रखना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर मतलब कुछ रखना नहीं पड़ेगा आपको। सब्सिडी भी मिलेगा आपको कैशबैक का भी कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। पढ़ लीजिएगा, सब मिलेगा। बस मिडिल क्लास को देखते हैं क्या मिलता है। लाभ देख लीजिए क्या है। ठीक है, चैम्पियंस पोर्टल देख लीजिए, चैम्पियंस पोर्टल भी बता दिया गया है, पूरा का पूरा डिटेल, इसका उद्देश्य भी बता दिया गया है। ठीक है, एमएसएमई की वर्तमान चुनौती कैसी है ये भी देख लीजिएगा। लाभ सरकार कैसे देगी ये भी देख लीजिएगा। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि जो बताया हूँ पूरा डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का डीएनए समझ में आएगा। अगर आएगा तो यस लिख दीजिएगा, नहीं आए तो नो लिखिएगा, सीधे खुल के बोला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बता दिया हूँ, अधिष्ट फसलें भी बता दिया हूँ। 14 खरीफ फसल है, 6 रबी की फसल है, 2 वाणिज्यिक फसल है, टोटल 22 है। ठीक है, और ये पूरा डिटेल इसका तो स्क्रीनशॉट ही स्क्रीनशॉट ही आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, अरे इतना नहीं आप लोग पकड़ पाएंगे क्वेश्चन, अगर देख भी लिए होंगे तो चलिए हम मिलते हैं फिर शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। 8:30 बजे मिलते हैं आपसे।